तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विधायिका। क्या करेंगे? विधायिका। तो विधायिका का नाम से ये हमें पता चलता है, विधायिका यानी विधि क्या होता है? कानून। और विधायिका क्या होती है? कानून बनाने वाली संस्था। तो जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। ठीक है। तो जो अपना भारत है, भारत देश है, उसमें संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है। इसमें क्या होता है? दो टाइप की सरकारें होती हैं। ठीक है। कितने प्रकार की सरकारें होती हैं? दो प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे हमारे देश है, एक हमारे देश में केंद्रीय सरकार होती है और दूसरी क्या होती है? राज्य सरकार। ठीक है। तो ये प्रणाली हमें कहां से ली गई है? कनाडा में। ठीक है। तो जैसे विधायिका है, तो विधायिका जो हमारी होती है, जैसे संसद है उसको पूरी को विधायिका बोलते हैं। तो संसद के अपने तीन भाग हैं, तीन अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखो विधायिका क्या होती है? जो संस्था कानून बनाती है, जहां कानून से संबंधित बिल लाए जाते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। जैसे हम संसद में कोई भी बिल लेकर के आते हैं, बिल दोनों सदनों में पास होता है, फिर क्या बन जाता है? बिल से वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है। तो दो बिल जो है दो सदनों में तैयार किए जाते हैं। एक केंद्र सरकार में बिल तैयार किए जाते हैं और एक राज्य सरकार के मामले में बिल तैयार किए जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार है, जैसे हमारा जो संविधान है उसमें सबकी अलग अलग शक्तियां बांट दी गई हैं। जैसे तीन सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों में बिल लाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय सूची में कानून बनाएगी, राज्य सरकार है वो राज्य सूची में कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन दोनों में अगर विवाद फंस जाता है किसी कानून के ऊपर, एक ही मुद्दे पर कानून बना देते हैं, तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। हाँ, ये बात है, मान लो एक ही मुद्दे पर बाय चांस राज्य सरकार ने पहले कानून बना दिया, ठीक है, और उसके ऊपर राष्ट्रपति के शासन साइन हो चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो फिर राज्य सरकार का कानून मान्य होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया उसी मुद्दे पर, और उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति के साइन जो हस्ताक्षर है पहले इस पे हो गए, राज्य सरकार के कानून में हो गए, तो फिर राज्य सरकार का कानून माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो, जैसे संसद के तीन अंग हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो वैसे ही सरकार के भी तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों बिल्कुल अलग अलग इसका वर्णन दिया गया है, तीनों की पावर बिल्कुल अलग अलग है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका कानून बनाती है, उसको लागू करवाती है। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। न्यायपालिका क्या करती है? उन कानूनों की रक्षा करती है, और जो कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करती है। अगर ये लगता है कि ये कानून जो है देश के खिलाफ है, ठीक है, या जनता के खिलाफ है, तो वो उस कानून को देख करके उनको निरस्त कर सकती है। साक्षी आवश्यकता देखो भाई, संसद कानून बनाती है, संशोधित करती है, निरस्त करती है। तो तीनों चीज कर सकती है संसद। संसद विधेयक ला करके कानून बना सकती है, ठीक है। अब उसमें कोई सुधार लाना चाहते हैं तो उसमें संशोधन भी कर सकती है, और कोई ये लगता है भाई पुराना कानून है, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो उस कानून को निरस्त भी कर सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधायिका में कौन होते हैं? वही मंत्री कार्यपालिका में होते हैं, और वही कहाँ होते हैं? विधायिका में होते हैं। ठीक है। तो जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। सारा का सारा जवाब कहाँ देना पड़ता है? संसद में देना पड़ता है। संसद देश का बजट बनाती है, और संसद की अनुमति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जाता। एक एक रुपया जो भी खर्च किया जाता है देश में, वो बगैर संसद की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता। सारा का सारा बजट जो है संसद पास करती है, तब जाकर के जो देश में जितने भी मंत्रालय हैं या कोई भी विभाग है वो पैसा खर्च कर सकती है। संसद जनता व राष्ट्रीय महत्व के विवाद के लिए मंच तैयार करती है। ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ा मंच देश का कौन सा है?
संसद है। तो यहाँ पर देश के जितने भी मुद्दे हैं सारे का सारा मंच जहाँ पर वाद विवाद होता है वो कहाँ होता है? संसद में होता है। ठीक है, चलिए आगे समझ में आ गया? यस सर। अब देखो विधायिका। विधायिका जैसे हमने बताया शुरू में ही दो स्तर पर है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जैसे संघीय विधायिका है, संसद है। संसद का जो वर्णन है हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, संसद के 3 अंग है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है? हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, राज्यसभा का काम क्या होता है? जो लोकसभा में विधेयक प्रस्ताव पास होकर के आता है वहीं पर राज्यसभा में पास होगा तब जा करके वो राष्ट्रपति के लिए साइन कर दिया। तो राज्यसभा का भी काम क्या होता है? प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होता है। लोकसभा का भी कई काम क्या होता है? विधेयक लाया जाता है और विधेयक ला करके उस पर वाद विवाद होता है और 2/3 बहुमत से पास करके किसके पास भेज देते हैं? राज्यसभा के पास। किसके पास भेजते हैं? राज्यसभा के पास। लोकसभा में विधेयक पास 2/3 से, उसके बाद कहां चला जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होकर कहां चला जाएगा? फिर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे ही साइन करते हैं जो विधेयक है क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उसको एक बार विचार विमर्श के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद वापस जो तो लौटा देते हैं तो उसको साइन करने पड़ते हैं। तो हमने ये राष्ट्रपति सचिव में पढ़ा भी था। हाँ, वो एक पॉकेट विटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो उसको कितने समय में हस्ताक्षर करने हैं। करें उनकी मर्जी, ना करें उनकी मर्जी। उनको कहने वाला कोई नहीं है कि आपको साइन करने ही पड़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट विटो। अब देखिए राज्य स्तर। राज्य स्तर पर क्या है? राज्य विधायिका है। तो जैसे अपनी संसद है केंद्र स्तर पर, वैसे ही राज्य में क्या है? विधानमंडल है। राज्य में क्या है? विधानमंडल। ठीक है, इसमें क्या है? राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। जैसे लोकसभा में बिल पास होता था, फिर राज्यसभा में पास होता था, फिर राष्ट्रपति के पास आता था। इसी प्रकार से इसमें क्या है? पहले बिल कहाँ पास होगा? विधानसभा में, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद की बहुत कम पावर है। ठीक है, उसको बिल पास करने का समय दिया जाता है। अगर वो पास नहीं करता है तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाता है। विधान परिषद सभी राज्यों में है भी नहीं। ठीक है, पहले 7 राज्यों में थी। जम्मू एंड कश्मीर है उसको तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वहां से हट करके कुछ 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई। उसके आगे बात चर्चा करेंगे। तो विधानसभा में बिल पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल उस पर साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये विधायिका समझ में आ गई केंद्र और राज्य स्तर पर? यस सर। चलो आगे देखो। अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। सभी राज्यों से विधानसभा के माध्यम से राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रतिनिधि सभी राज्यों से समान रूप से नहीं भेजे जाते हैं। ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। यह जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जैसे हमारा जैसे हरियाणा राज्य है उसमें विधानसभा कितनी सीटें हैं? 90 है। ठीक है, तो जो राज्यसभा का चुनाव होगा तो उसमें जो हमारे राज्य के 90 विधायक हैं वो वोट डाल करके राज्यसभा के मेंबर को चुन करके राज्यसभा में भेजेंगे। ठीक है, और जो एमएलए हैं वो कितनी जनसंख्या पर निर्धारित किए गए हैं? 75,000। वेरी गुड। 75,000 की जनसंख्या पर एक एमएलए है। जैसे अमेरिका की जो राज्यसभा है उसको क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो अमेरिका का झंडा है उसमें 50 स्टार है। 50 स्टार है, वो 50 देशों को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें हर एक देश को 2 राज्यसभा के मेंबर दिए गए हैं। वहाँ पर जनसंख्या चाहे कितनी हो, ज़्यादा है, कम है, सब सारे के सारे वो कितने दे रखे हैं? 2 राज्यसभा के सदस्य दिए गए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कैसा है? जनसंख्या के आधार पर है और वो जनसंख्या 1971 की गई है। तो अभी 2026 में परिसीमन आयोग दोबारा से जो सीटें हैं वो निर्धारित करेंगे, है ना। और जनसंख्या कब उठाएंगे? 2026 में। तो कहा गया 2026 में परिसीमन आयोग दोबारा से सीटें निर्धारित करेगा। लेकिन कब करेगा? कौन सी जनसंख्या उठाएगा? देखो 2001 में लिखा गया था जो संविधान में, जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उन्होंने लिख दिया था। फिर 2026 की जनगणना के 2026 में परिसीमन आयोग दोबारा से सीटें निर्धारित किया गया। तो लिखा कब गया था? 2001 में।
है ना। तो उस हिसाब से टेक्निकल हिसाब से कौन सी जनसंख्या उठानी चाहिए, 2001 की जनसंख्या उठानी चाहिए, है ना। तो 2001 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2026 में दोबारा से सारी राज्यसभा की लोकसभा की सीटें दोबारा से निर्धारित की जाएंगी। जो नई लोकसभा का की बिल्डिंग जो तैयार की गई है वो इसी मकसद से तैयार की गई, क्योंकि जो पुरानी भवन था उसमें संख्या कम बैठने वालों की सीटें कम थी, इसमें से बढ़ा करके पहले से ज्यादा कर दी गई हैं, ताकि जब सीटें बढ़ेंगी तो बैठने की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए अभी तो राज्यसभा है, उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। और चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से, यानी कि इसमें आम जनता सीधे तौर पे भाग नहीं लेती। राज्यसभा के सांसदों को वहां के जो एमएलए होते हैं वो वोट दे करके चुनते हैं। ठीक है, तो अभी जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा की विधानसभा से कुछ सदस्य चुन करके आते हैं वो कितने आते हैं, 233। कितने आते हैं, 233। हाँ, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं, 12। तो 233 और 12 कितने सदस्य बन जाते हैं, 245 सदस्य बन जाते हैं। तो ये है हमारी राज्यसभा की संरचना। आगे देखो, जो योग्यताएं हैं राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, वो योग्यताएं देखिए, भारत का नागरिक हो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, यानी कि जिस दिन वो फॉर्म भरेंगे राज्यसभा के लिए तो उस दिन उसकी आयु 30 वर्ष पूरी कर चुकी है। ये नहीं कि 30 वर्ष में प्रवेश कर चुका हो, प्रवेश नहीं, उसकी आयु कम 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। केंद्र व राज्य सरकार के अंदर कोई लाभदायक पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी पद पर वो कार्यरत ना होकर, कार्यरत है तो उसको वहां से त्याग पत्र दे करके फिर राज्यसभा का सांसद के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उसके बाद जहां से वह इलेक्शन लड़ रहा है तो उस राज्य का सदस्य होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। जैसे हरियाणा से लड़ेगा तो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, पंजाब से लड़ता है तो पंजाब का होना चाहिए, तो वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो, है ना। और उसके बाद संसद के कानून के अनुसार चुनाव लड़ने के आयु ठहराया गया हो, तो कभी उसको आयोग ना ठहराया गया हो। तो जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। सॉरी, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का अनिश्चित काल के लिए होता है, क्योंकि ये भंग नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन। राज्यसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन बोलते हैं। और हाँ सॉरी स्थायी सदन, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। और राज्यसभा के मेंबर हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं और चुनाव होकर के नए आते रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में एक से सदस्य रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। ठीक है, आप तो जो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सभापति। कौन करते हैं, सभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है, उनका चुनाव नहीं होता। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनका चुनाव होता है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं होता, वो पदेन होता है। पदेन का मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। हाँ, वहाँ उपसभापति का चुनाव होता है। जैसे बाई चांस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर राज्यसभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उपसभापति करते हैं। ठीक है, उनका चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति है, उनका जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के पद से ही निकलता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा की बैठक होती है उसमें जैसे सदन बुला लिया गया है तो मार्शल ला करके देखेंगे भाई गण पूर्ति है या नहीं है। यहाँ पर गण पूर्ति का मतलब क्या है कि सदस्य जो बैठक के लिए सदस्य पूरे हैं कि नहीं है। जैसे उनकी क्या संख्या निर्धारित की गई है, जो टोटल मेंबर हैं उनका 1/10। कितना है, 1/10। तो मार्शल ला करके देखेंगे भाई हाँ 1/10 सदस्य बैठे हैं तो वो सभापति को आ जाएगी और बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो आगे देखें, राज्यसभा का प्रतिनिधि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो हो ही गया था। लोकसभा देखें, लोकसभा के अधिकतम सदस्य हैं 550 और 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन थे जो 2019 में संशोधन लागू 2020 में
हटा दिए गए हैं, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। अब हमारे जो मेंबर रह गए हैं लोकसभा के कितने रह गए हैं? 543 रह गए हैं। और 530 आते हैं राज्यों से और 13 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने राज्य हमारे? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और इनका चुनाव जो होता है लोकसभा के मेंबर्स का प्रत्यक्ष मत प्रणाली से, यानी कि भारत देश का नागरिक, चाहे वो अमीर है, गरीब है ना, औरत है या ट्रांसजेंडर है ना, पुरुष है, जो भी 18 साल का है, जिसकी वोट बनी हुई है, वो वोट दे करके इनको चुनते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर हैं, कितनी जनसंख्या पर एक निर्धारित किए गए हैं? 10 लाख। कितने निर्धारित किए गए हैं? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी निर्धारित किया गया है। ठीक है। और चुनाव प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है। जैसे राज्यसभा का जो सांसद होता है वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और जो लोकसभा का मेंबर होता है, एमपी होता है, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। योग्यताएं वही है, भारत का नागरिक हो। यहाँ देखना है जैसे राज्यसभा में उम्र कितनी थी? 30 वर्ष, और लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष होना चाहिए। किसी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कार्यकाल क्या होता है लोकसभा के मेंबर्स का? 5 साल। ये निश्चित नहीं होता। जैसे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बाई चांस सरकार अल्पमत में आ जाती है, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तो त्याग पत्र देना पड़ता है, तो उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। ठीक है। गणपूर्ति वही राज्यसभा का नियम है, जो जितने सदस्य हैं उनका 1/10 सदन में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। अधिवेशन 3 अधिवेशन होते हैं अपने लोकसभा के। बजट सत्र होता है फरवरी टू मई तक। कितना होता है? फरवरी टू मई। मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त तक, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर टू दिसंबर तक। तो अभी अपना कौन सा सत्र चला हुआ है? यहाँ पर जो सत्र है 3 है। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है भाई 2 सत्र में काम चल जाएगा तो एक सत्र को वो स्थगित कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई सदन का सत्र है वो बुलाना ही जरूरी है। ठीक है। विधानमंडल देखिए, अब तो ये अपना था अपना, हमने संसद की संरचना समझी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखो विधानमंडल। जैसे तो विधानमंडल में जैसे अपना राष्ट्रपति होते हैं, उनकी जगह है राज्यपाल। जहाँ लोकसभा होती है वहां है विधानसभा, और जहाँ पर विधान परिषद, जहाँ राज्यसभा है वहां पर है विधान परिषद। ठीक है। तो जो विधानसभा है ये क्या है? सफाई सदन है, और विधान परिषद है वो अस्थायी सदन है। तो जो संविधान के द्वारा जो विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 500। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें 500 हो सकती हैं, और न्यूनतम सीटें, कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती हैं। लेकिन कई राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से 40 भी है। ठीक है। तो कम से कम कई जनसंख्या तो 40 वहां पर निर्धारित कर दी गई है। अब जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है। अभी फिलहाल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। जो 7वां राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, वो अभी पूर्ण राज्य का उसका दर्जा छीन लिया गया है, इसलिए वहां विधान परिषद नहीं है। वहां पर क्या है? अभी विधानसभा है। तो एक बार देख लेते हैं किन राज्यों में है। ये देखो, जम्मू कश्मीर में फिलहाल नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है। उसके बाद कहाँ है? बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना विधान परिषद। तेलंगाना कौन सा स्टेट था? 29वां स्टेट। कौन सा था? 29वां स्टेट। आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना बनाया गया था। 28 को रह गए क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ना खत्म कर दिया गया था, इस वजह से 28 रह गए हैं। लेकिन जो 29वां सबसे लास्ट राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है। फिर कर्नाटक। तो ये यहाँ पर विधान परिषद बनाई गई है। आगे देखें। अच्छा, कार्रवाई देख लेते एक बार। तो जैसे लोकसभा में बिल लाया जाता था, वैसे ही बिल कहाँ लाया जाता है?
विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जहां पर विधान परिषद है, विधानसभा में पारित करके कहां भेज दिया जाएगा, विधान परिषद में। 2/3 से यहाँ पास करवाना पड़ेगा और 2/3 से यहाँ पास करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ विधान परिषद में उनको टाइम दिया जाता है, अगर वो पास कर ले तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक पास समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल के पास भेज देते हैं और राज्यपाल साइन कर देते हैं और क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। अब संसद की कार्रवाई देखो, जो संसद की कार्रवाई है वो कैसे होती है, ठीक है, क्या कार्रवाई करती है संसद, क्या क्या कार्रवाई होती है। देखो संसदीय प्रक्रिया है सदनों का बुलावा में, जैसे जो अभी सत्र चल रहा है, ये सत्र किसने बुलाया है, राष्ट्रपति महोदय ने। किसने बुलाया है, राष्ट्रपति महोदय ने। तो जो सदनों का बुलावा होता है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय सदनों का सत्र बुलाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को समय समय पर जब आवश्यकता होती है तब वो सदनों को बुला लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अपने 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो जैसे कि कोरोना टाइम था उससे मैंने सदन कर दिया था, सत्र नहीं बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कितने दिन की, 6 महीने की, 6 महीने से ज्यादा की दूरी अधिवेशन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो दूसरा काम क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। हमने जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने ध्यान होगा, वे राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। कब देते हैं, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, वो उनका संबोधन करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं दोनों सदनों का, राज्यसभा का और लोकसभा का, और अपना अभिभाषण देते हैं। और एक देते हैं बजट सत्र से पहले जब बजट सत्र बुलाया जाता है तो उसमें अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति महोदय। कब, जब नई लोकसभा का गठन होता है तब, और जब बजट सत्र शुरू होता है तब अभिभाषण देते हैं, ठीक है। जब उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं। अगर बाई चांस सरकार धन्यवाद प्रस्ताव में सफल नहीं होती है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव एक मत से प्रस्ताव पास कर देते हैं। अब प्रश्नकाल देखो, इसमें जो संसद के सदस्य हैं तो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं हमें, ठीक है, और जिनका जवाब, जो मंत्री होते हैं जिस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब मंत्री को या तो लिखित रूप में देना पड़ता है या मौखिक रूप में देना पड़ता है, ठीक है। वो लिखित और मौखिक अलग अलग प्रश्न है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में जैसे जो प्रश्नकाल का समय है, इसमें जिस मंत्री से हमने प्रश्न पूछने होते हैं उसको कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। और वो सूचना किसको देनी पड़ती है, जो संसद के महासचिव होती हैं उनको सूचना देनी पड़ती है, संसद के महासचिव को। मैं आज थोड़ा सा बाशी दे रही बार में, ठीक है भाई। तो जो संसद के महासचिव होते हैं उनको 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। शून्यकाल में ऐसा नहीं है, शून्यकाल में बगैर सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आगे देखेंगे ना। अब अगर देखो स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, वे जैसे सदन का जो साधारण काम चलता है, जो डेली रूटीन का काम होता है, वो उसको में बाधा आती है, उसको छोड़ करके वो क्या करते हैं, वे जो अन्य मुद्दे छोड़ जो देश हित के मुद्दे में एकदम से कोई करंट ऐसी आ जाती है, उस मुद्दे पर चर्चा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए करना जरूरी है, तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और सारे काम छोड़ करके राष्ट्र हित के बारे के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाती है। उसके बाद देखो कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, मान लो किसी ने मंत्री ने ज्यादा बजट मांग लिया और सदन को ये लगता है भाई से कुछ ज्यादा बजट मांग लिया, तो उसके लिए क्या आता है, अगर कटौती प्रस्ताव संसद सदन में बातचीत होती है और उसके जो बजट है उसमें कटौती कर दी जाती है, ठीक है। समझ में आता है यहाँ तक? यस सर। ओके। 8वां देखो अविश्वास प्रस्ताव। वो तो आपको बार बार पता ही है, अविश्वास प्रस्ताव कब होता है, जब कोई सरकार है उसको अपना बहुमत साबित करना होता है, तो ये प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो बहुमत के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, लोकसभा में 273 सदस्य चाहिए होते हैं, है ना। बाई चांस विपक्ष है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आती है और 273 मेंबर उसके पास नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, दोबारा सिलेक्शन होगा, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है तो विपक्ष के जो सदस्य है वो लेकर के आते हैं। उसके बाद निंदा प्रस्ताव।
जैसे कोई भी सत्र चल रहा है, ठीक है, और विपक्ष की पार्टी को लगता है भाई ये कुछ नीतियां हैं ये खराब है या कुछ कानून है ये खराब है, तो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, निंदा करता है उसका सदन का स्थगन या बहिष्कार, ठीक है। तो जैसे कई बार देखा अभी अपनी संसद चल रही है तो हम कभी देखते भी होंगे, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, उन पर देखना है, समाचार हम देखते होंगे। तो जैसे मतलब जो विपक्ष के सदस्य हैं किसी बात से सहमत नहीं है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं, कि वह अपने सदन से वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है बहिष्कार करना। और स्थगन क्या होता है, जब सत्र खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति उस सत्र की समाप्ति की घोषणा करके राज्यसभा है लोकसभा है उसको स्थगन का प्रस्ताव ला देते हैं। क्योंकि देखो जो एमपी होते हैं जिस क्षेत्र चुन के आते हैं वहां भी उनको काम करना होता है और लोकसभा में भी बैठना होता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना होता है, और जहाँ से वो चुन करके आए हैं उसकी जनता के लिए भी उन्हें काम करना होता है, ठीक है। तो सत्र का स्थगन हो जाएगा तो वापस उनको उसके एरिया में भेज दिया जाता है और वो जाओ अपना क्षेत्र में काम करो। उसके बाद देखो भाई कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें एक विधेयक लाया जाता है, ठीक है, विधेयक समिति के पास जाता है कि उसकी काफी लंबी प्रक्रिया है। तो वहां पर विधेयक की जो प्रक्रिया पूरी करके उससे वह कानून बना देते हैं। तो लोकसभा में वो विधेयक पेश कर करके 2/3 बहुमत से पास करके फिर वही राज्यसभा में भेजना और राष्ट्रपति हस्ताक्षर बना करके वो क्या बन जाता है, फिर विधेयक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून। ये देखो एक बार संसद की जो कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई जो है 11 बजे स्टार्ट होती है। कितने बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है और शाम के 6 बजे तक चलती है, ठीक है। इसमें 4 हिस्से मैंने बांटे हैं, देखो एक तो है प्रश्नकाल, एक शून्यकाल और फिर होता है लंच। तो जो प्रश्नकाल है 11 से 12 बजे तक चलता है, शून्यकाल है वो 12 से 1 बजे तक चलता है, और लंच जो होता है 1 से 2 बजे तक लंच होता है। जैसे आप लोग लंच करते हो, है ना, तो कईयों को तो जैसे इतनी भूख लगे तो लंच से पहले ही खा लेते हैं, है ना। तो यहाँ जो विधायक है बोल बोल के बेचारे थक जाते हैं एमपी, फिर वो खाना खाने के फुल रेडी करके फिर लंबा चर्चा करते हैं, 4 घंटे का चर्चा प्रस्ताव करते हैं, कोई भी देख रहा है इस टाइप में। देखो प्रश्नकाल के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो प्रश्नकाल है उसके जो प्रश्न पूछने होते हैं उसकी सूचना कम से कम 10 दिन पहले महासचिव को देनी पड़ेगी, संसद के महासचिव को देनी होती है, फिर मुझे ये प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। अगर हम प्रश्न की सूचना नहीं देंगे तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम 10 दिन पूर्व महासचिव को। इसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मतलब जहां पर स्टार लगा होता है, देखो इस तरह स्टार कहीं देखे कई जगह पर स्टार लगा होता है, उसकी कुछ विशेष बात होती है, स्टार लगा होता है तो नीचे या ऊपर कहीं उसकी व्याख्या दी होती है भाई ये इससे संबंधित है। तो जो तारांकित प्रश्न है वो एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये 20 प्रश्न कब से शुरू हुए हैं, 1971 से। 1971 के बाद से 20 प्रश्न यानी कि पूछे जा सकते हैं 11 से 12 के टाइम में तारांकित प्रश्न। और एक मेंबर है 5 प्रश्न पूछ सकता है बस। इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का प्रश्न क्या है, जैसे आप कहीं बाहर चले गए और आपसे पूछा गया आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपने सीधा आपको जवाब दे दिया भाई जैसे हम बाहर रहते हैं, हम झज्जर में रहते हैं। एक तो जवाब ये हो गया। अगला ये पूछ लिया झज्जर में कहाँ, झज्जर तो पूरा बड़ा है, झज्जर में कहाँ रहते हो, आप बताओगे हम झारखंड में रहते हैं। तो हाँ, तो उसके बाद ये तो हो गया हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या होगा, प्रश्न क्या होगा, कहाँ रहते हो, झज्जर। अब उसका पूरक प्रश्न पूछ लिया, कहाँ, आपने जवाब दिया झारखंड में रहते हैं, तो ये इसका प्रश्न पूरक प्रश्न हो गया। ये हम कहाँ पूछ सकते हैं, तारांकित में। ये ध्यान देना, कहाँ पूछ सकते हैं पूरक प्रश्न, तारांकित में। यानी कि एक बार मंत्री से सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया, जवाब देने के बाद आपके मन में कुछ शंका रहती है, उसका प्रश्न का जवाब आप दोबारा से पूछ सकते हो, तो वो आता है तारांकित में, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न क्या होता है,
वो एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसमें प्रश्न नहीं पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपका प्रश्न बता दिया आपको मैं झज्जर में रहता हूँ तो दोबारा आपसे ये नहीं पूछ सकता भी आप झज्जर में कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न इस अतारांकित प्रश्न में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। अगला है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, मतलब देश में कोई करंट की स्थिति चल रही है उसके ऊपर ध्यान दिलाना है, ठीक है, तो वो होता है अल्प सूचना प्रश्न। उसी समय मंत्री से पूछ सकते हैं देश में ये स्थिति चल रही है, इसके लिए आपने क्या किया है, तो ये अल्प सूचना प्रश्न है, ये आप मंत्री से उसी समय पूछ सकते हैं। उसके बाद गैर सरकारी सदस्य पूछे जाने वाले सदस्य। अब देखो संसद में सरकारी कौन होता है, गैर सरकारी कौन होता है। सरकारी कौन होता है, जो मंत्री बन जाता है वो सरकारी सदस्य बन जाता है, और जो मंत्री नहीं बन पाता वो क्या होता है, गैर सरकारी। समझ रहे हो बात को? यस सर। जैसे वित्त मंत्री क्या है, निर्मला सीतारमण है, ये क्या हो गई है, सरकारी सदस्य है। कोई एमपी ऐसे भी हैं जिनको मंत्री पद नहीं मिल पाता तो वो क्या बोले जाएंगे, गैर सरकारी। जिनको मंत्रालय मिल जाता है वो सरकारी, जिनको मंत्रालय नहीं मिलता वो क्या होते हैं, गैर सरकारी, ठीक है। तो ये नहीं है कोई सारे प्रश्न मंत्री से पूछा जाए। जैसे आपके हल्के का आप जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है, आपके एमपी हैं, उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला है तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप अपने हल्के के लिए क्या कर रहे हो, है तो एमपी तो अपने हल्के के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या है, गैर सरकारी है तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आई कि 4 प्रश्न होगी। अब देखो शून्यकाल 1962 में मीडिया द्वारा दिया गया है भाई, संविधान में इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। तो शून्यकाल किसके द्वारा दिया गया है, मीडिया के द्वारा। कब दिया गया, 1962 में। और ये टाइम क्या है, 12 से 1। और इसमें इसको 0 आवर बोलते हैं, 1 घंटे के इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं और इसे बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसी से में आप करंट प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें ये है मंत्री इसका जवाब दे ना दे उसकी मर्जी है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लंच, 1 से 2 बजे तक लंच होता है। कैंटीन में जाते हैं, बड़ी सस्ती कैंटीन होती है। कभी जाना पड़े दिल्ली में संसद में अपने जैसे विधानसभा कहाँ है, चंडीगढ़ में, वहाँ खाना जाना, खाना भी अच्छा मिलेगा और बड़ा सस्ता मिलता है। ये नहीं है कोई खाली एमएलए है या एमपी मिलेगा, कोई भी जाकर के खा सकता है, ठीक है। और बड़ा सुंदर और सस्ता जाना, एक बार में विजिट करना, ओके। अच्छा, 2 से 6 है, इसमें चर्चा चलेगी भी। जैसे भाई विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस चीज के बारे में लाया गया है, स्थगन प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। जो विधेयक आते हैं, ठीक है, विधेयक लाए जाते हैं, उनकी चर्चा 2 से 6 बजे का जो टाइम होता है उसी में चलता है, ठीक है। तो ये अपना संसद की जो है कार्रवाई हो गई है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से संसद के बारे में या विधानसभा के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। वेरी गुड।